नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट जोन में पत्रकार और पत्रकारिता। आज की चर्चा में हम छत्तीसगढ़ के कॉन्फ्लिक्ट जोन की सियासत और लगभग 3 दशक से जारी हिंसा प्रतिहिंसा के खूनी सिलसिले की बात नहीं करने जा रहे हैं। वो एक अलग कहानी है। आज अपनी चर्चा हम कॉन्फ्लिक्ट जोन में मीडिया के मौजूदा परिदृश्य तक सीमित रखेंगे। बड़े दिनों बाद एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने वहां के परिदृश्य का जायजा लेने के लिए हाल ही में अपनी टीम भेजी। उसने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। इसमें राज्य के कुछ पत्रकारों की गिरफ्तारी, इससे पहले हुई पत्रकार हत्याओं और मीडिया या यूं कहें अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी पर मंडराते खतरे पर चिंता जताई गई है। इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के मीडिया परिदृश्य और लोकतंत्र की दशा दिशा की बेहद डरावनी तस्वीरें उभरती हैं। इसे पढ़ते हुए साफ लगता है कि हिंसा प्रतिहिंसा में पिचकते राज्य में मीडिया के सामने आज कितना गहरा संकट है। यह संकट बहुस्तरीय भी है। ऐसे लगता है मानो दोनों तरफ से कहा जा रहा हो कि आप हमारे साथ नहीं तो दुश्मन के साथ हैं। यानी दुश्मन ऐसा जिसे पता नहीं कौन पहचानता है, कौन जानता है। यानी सिर्फ पत्रकारिता के साथ बने रहना बेहद मुश्किल बन गया है। तो आइए आज मीडिया मंथन में हम एडिटर्स गिल्ड की रिपोर्ट की रोशनी में छत्तीसगढ़ के मौजूदा मीडिया परिदृश्य की चर्चा शुरू करें। हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं स्टूडियो में 3 खास मेहमान। हमारे साथ हैं नितिन सेठी, वरिष्ठ पत्रकार जो बिजनेस स्टैंडर्ड से जुड़े हैं। हमारे साथ हैं देश के जाने माने पुलिस अधिकारी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के चीफ रह चुके EN राम मोहन साहब। हमारे साथ हैं विनोद वर्मा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने जो टीम भेजी थी छत्तीसगढ़, उस फैक्ट फाइंडिंग टीम के वो सदस्य भी हैं। हम कोशिश करेंगे छत्तीसगढ़ से 2 वरिष्ठ लोगों को जोड़ना। हमारे साथ होंगे रुचिर गर्ग जो नवभारत अखबार के वहाँ एडिटर हैं, और साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों के मामले में एक समन्वय समिति बनाई है जो प्रशासन और पत्रकारों के बीच में तालमेल की कोशिश करेगी। उस कमेटी के वो मेंबर भी हैं। और साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने भी होंगे। शुरुआत नितिन हम आपसे करते हैं। जो परिदृश्य है छत्तीसगढ़ का और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट पेश की है, अगर उसकी रोशनी में देखें तो चूंकि आप छत्तीसगढ़ जाते भी रहे, कवर भी कभी आपने किया है, तो क्या लगता है कि क्या वाकई वहाँ स्थितियाँ यह हैं कि पत्रकार 2 तरह के खेमे में बंट गए हैं, इधर या उधर? पत्रकारिता की तरफ जो खड़े लोग हैं उनकी संख्या शायद बहुत कम है जो सिर्फ पत्रकारिता की तरफ खड़े हों। लोगों की संख्या कम होने का कारण है कि स्टेट उनको खड़ा होने नहीं दे रही है। ऐसा नहीं है कि पत्रकार हर किस्म के हर इलाके में होते हैं, दिल्ली में भी, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे मणिपुर में, लेकिन और माओवादी भी प्रेशर डालते हैं कि आप हमारा ही लिखें और किसी का नहीं लिखें। लेकिन माओवादी का अगर आप देखें, वो तो सब जानते हैं कि वो कानून के खिलाफ हैं, लेकिन जब स्टेट ही अपना कानून भूल के पत्रकारों के बोलने लगे कि तुम हमारे खिलाफ लिखोगे तो तुम एंटी नेशनल हो जाओगे, तो तुम्हारे पे सवाल उठाए जाएंगे, कोई लोग आके तुम्हारे पत्थर फेंकेंगे तुम्हारे घर पे, तो पता नहीं चलेगा कौन है, हम कभी इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे। जब इस माहौल में पहुंच जाए तो कोई भी पत्रकार कहीं या कोई भी व्यक्ति हो, उसको चुनना पड़ता है जी। तो एक माहौल क्रिएट करा जा रहा है जहाँ पे बोला जा रहा है कि आप या तो हमारे साथ हो और नहीं हो तो फिर आपके साथ क्या होगा, हम उसमें शायद आपकी मदद ना कर पाए। विनोद वर्मा, आप उस कमेटी के मेंबर हैं जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भेजी थी। हम आपसे समझना चाहेंगे, वहाँ आप लोगों ने जो मारे गए हैं जर्नलिस्ट कुछ हाल के दिनों में, उनकी भी लिस्ट आपने दी है जी। आपने गिरफ्तार जो जर्नलिस्ट हैं, जिसमें संतोष यादव सितंबर 2015 में गिरफ्तार किए गए थे, सोमारू नाग, हालांकि इनके बारे में सरकार का कहना है कि ये पत्रकार हैं कि नहीं हैं, इसको लेकर कन्फ्यूजन है, और इस तरह के जो पत्रकार और जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके बारे में भी आपने एक लिस्ट दी है जी। आपने कैटेगराइज किया है कि इस समय चंडीगढ़ में, ये बहुत दिलचस्प है, छत्तीसगढ़ में आपने कैटेगराइज किया है कि वहाँ 3 तरह के पत्रकार नजर आ रहे हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया स्वयं पत्रकारों का कैटेगराइजेशन अगर इस रूप में करता है तो वाकई आश्चर्यजनक है और दुखद भी है, लेकिन शायद ये विडंबना है। एक है प्रो गवर्नमेंट जर्नलिस्ट जो सरकार के पक्ष में है। दूसरी श्रेणी आपने गिनाई है नॉट सो प्रो गवर्नमेंट, जो प्रो गवर्नमेंट तो है लेकिन उतने कड़े स्तर पर या उतनी शिद्दत के साथ नहीं है शायद वो। और तीसरा आपने गिनाई है जो प्रो माओविस्ट है। इसमें
प्रो जर्नलिस्ट, प्रो जर्नलिज्म, प्रो मीडिया कोई श्रेणी नहीं है। मैं ये समझना चाहता हूं आपसे, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों के लिए इन श्रेणियों की रोशनी में आप ये बताने का कष्ट करें कि आपकी रिपोर्ट में लब्बो लुबाब उसका क्या है, उसका बहुत संक्षिप्त रूप में अगर रिपोर्ट पेश करनी हो जनता के समक्ष तो क्या कहेंगे आप, क्या रिपोर्ट है? ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का कहना नहीं है कि 3 तरह के पत्रकार है। वहाँ जो माहौल है उस माहौल में 3 तरह के पत्रकार दिखते हैं और उनको जो स्थानीय लोग हैं वो 3 तरह से परिभाषित करते हैं। जो प्रो गवर्नमेंट हैं वो सामाजिक एकता मंच के नाम के एक संस्था से भी जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हैं वो उसका समर्थन दबे छिपे करते हैं और ये कहते हैं कि सामाजिक एकता मंच जो है वो, वहाँ वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया कि वो पुलिस हेडक्वार्टर से चलता है और आप आश्चर्य करेंगे कि उनकी भाषा वही है जो कलेक्टर की है या किसी बड़े सरकारी अधिकारी की है। तो ये समझ में आता है कि वो कैसे चल रहा है। जो नॉट सो प्रो गवर्नमेंट हैं वो लोग हैं जो पत्रकारिता तो करना चाहते हैं पर वो इतने दबाव में हैं कि वो पत्रकारिता कर नहीं पा रहे हैं। तो वो सरकार से थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं पर वो सरकार के खिलाफ नहीं जा पा रहे हैं। तीसरी जो श्रेणी है वो लोग हैं जो सच्चाई लिखना चाहते हैं, जिसमें मालिनी सुब्रमण्यम जैसे लोग हैं या यहाँ से जो पत्रकार और गए जिन्होंने सच लिखने की कोशिश की, वो लोग हैं। और ये सरकार का तमगा है उनको दिया हुआ कि वो प्रो माओविस्ट हैं। दरअसल प्रो माओविस्ट कहने से कोई पत्रकार ऐसे मिलेगा नहीं आपको वहाँ पर जो प्रो माओविस्ट हो। अगर प्रो माओविस्ट हो तो कानून के हिसाब से उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। एग्जैक्टली। तो ये तो कैटेगराइजेशन है। अब आप देखें कि हमने जो जाके देखा वो ये है कि हर पत्रकार बेहद दबाव में है जी। और वो दबाव जो है हमेशा दोहरा भी है। एक सरकार की तरफ का दबाव है और एक माओवादियों की तरफ का दबाव है। अगर आप इस तरफ नहीं हैं तो आप उस तरफ हैं, अगर उस तरफ नहीं है तो इस तरफ हैं। आप बीच में रहकर पत्रकारिता, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से पत्रकारिता को जो जगह मिलनी चाहिए वो जगह तो मिल नहीं रही है। राममोहन साहब, आपने लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट जोन्स का जायजा लिया है, उसके मुतालिक आपने स्ट्रेटजी बनाई है भारत सरकार के लिए। आपने छत्तीसगढ़ को भी काफ़ी समझा है। मुझे याद है कि जब वो बहुत बड़ा हादसा जिसमें हमारी सेना के बहुत सारे नौजवान सिक्योरिटी फोर्सेस के अर्धसैनिक बलों के मारे गए थे माओवादियों द्वारा, उसमें सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसको आप चेयर कर रहे थे। वन मैन कमेटी उसको वन मैन कमेटी थी। जी सर, आपने बहुत बेहतरीन रिपोर्ट दी थी। सर, हम ये समझना चाहते हैं कि क्या इस तरह के कन्फ्लिक्ट जोन में गवर्नेंस और मीडिया का इससे बेहतर कोई चेहरा उभर कर नहीं आ सकता? क्या कन्फ्लिक्ट जोन में राज्य क्रूर और दमनकारी होने के लिए अभिशप्त है और क्या मीडिया लगभग एम्बेडेड होने के लिए अभिशप्त है? मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इसमें मैं आपको रेफर करूँगा ये जो आपने पक्ष बनाया। जी, मैं पुलिस अफसर था 35 साल में। मेरा एक ही पक्ष है, जो कानून है, जो संविधान है, उसके मुताबिक काम करना है। जो कोई उसका विरोध है वो देश का दुश्मन है। तो इस मामले में जो गवर्नमेंट काम चल रहा है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, ये माओवादी के खिलाफ, पहला उनका कॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है वो, क्योंकि वो 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं। 5th शेड्यूल में बोलते हैं कि गवर्नर शेड्यूल्ड एरियाज को एडमिनिस्टर करेगा, और कैसे एडमिनिस्टर करेगा? जो शेड्यूल्ड ट्राइब उस शेड्यूल्ड एरिया में रहते हैं उसका एक पंचायत बना के वो पंचायत के थ्रू से वो एडमिनिस्टर करेगा। ये कानून है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो कोई इसके विरोध है वो दूसरा पक्ष है। बस आपने 2-3 पक्ष बनाया, 2 ही पक्ष इसमें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, जो कानून फॉलो करते हैं, और जो फॉलो नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट ही फॉलो नहीं कर रहा है तो पहला वो उन्हीं को एक्यूज करना है। वही शुरू से इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, किताब भी पब्लिश किया हूँ। रुचिर गुप्ता, सॉरी रुचिर गर्ग, आप रुचिर हमारी बात सुन रहे हैं? जी जी जी। एन राममोहन साहब एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। आपने उनकी बात सुनी होगी, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। मैं ये समझना चाहता हूं कि आखिर ये सवाल वहां का मीडिया क्यों नहीं खड़ा कर पा रहा है? जो स्वतंत्र मीडिया है, जो कहता है कि वो निष्पक्ष है, जो कहता है कि वो ऑब्जेक्टिव है, ये बड़ा सवाल क्यों नहीं खड़ा कर पा रहा है मीडिया? देखिए, टी.एन. राममोहन साहब ने जो सवाल खड़ा किया है उसको थोड़ा सा पत्रकारों के परिप्रेक्ष्य में भी जरा उसको देखने की जरूरत है। मैं थोड़ी सी उनसे असहमति जताना जी।
ये फ़ोन हम जब कनेक्ट होंगे हम फिर बात करेंगे। लेकिन नितिन, आपका क्या कहना है जो राममोहन साहब कह रहे हैं कि जो एक बड़ा संवैधानिक पहलू उठा रहे हैं कि जो भारत के संविधान में जो उल्लिखित बातें हैं, जो कही गई बातें हैं, उनको जो नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है, उनका जो पालन नहीं कर रहा है, वो सवालों के घेरे में होना चाहिए। तो आखिर ये सवाल मीडिया क्यों नहीं उठाता? ये सिर्फ एन राममोहन साहब या 2-4 और इस तरह के लोग क्यों उठा रहे हैं? मीडिया में ये सवाल कहाँ है? देखिए, जो छत्तीसगढ़ में पत्रकार हैं उन पे ये सवाल उठाना या उनके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना कि आप क्यों नहीं और बोल रहे हैं, उनकी व्यथा आपको समझनी होगी कि वो वहीं रहते हैं। वो ऐसे पत्रकार भी नहीं जो दिल्ली से 6 महीने गए, कोई मुश्किल हुई तो आ सकते हैं वापस। ये लोग वहीं रहते हैं, उनके घर परिवार रिश्तेदार सब वहीं पे हैं। वो इतनी मजबूरी में होते हैं कि आप मुझ जैसा भी व्यक्ति हो, मैं बाहर से आके 3 महीने बैठ के या हफ्ते भर बैठ के लिख के बाहर आ जाऊं कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बहुत आराम से हो सकता है। दिल्ली का एक कंफर्ट है, मेरे पास सिक्योरिटी है। जो वहीं रह रहा है और वहीं पर उसको ज़िंदगी बितानी है, वो अगर स्टेट और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से किसी किस्म की मुहिम छेड़ना चाहता है, मुमकिन नहीं है। अगर स्टेट अपना रोल छोड़ के, दायित्व छोड़ के कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहा है और डिसाइड कर लेता है कि कल हम जिसको मर्जी उठा सकते हैं, कोई हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको जेल में 3 रात के लिए डाल दिया, उसके परिवार को जाके छेड़ दिया, कोई संस्था जाके सरकारी ना कहिए लेकिन सरकार की ही संस्था जाके पत्थर फेंक रही है लोगों के घरों पे और सरकार बैठ के देख रही है, पुलिस बैठ के देख रही है, उसमें पत्रकारिता करने की जगह कहाँ बचती है कि हम पत्रकार से पूछे आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? उसका काम करने के लिए जो उसका माहौल जो होना चाहिए, जिस माहौल में पत्रकार आज़ादी से काम कर सके, वो माहौल रखे रहना सरकार की जिम्मेवारी है। क्या रुचिर, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ रुचिर, आप कुछ कह रहे थे राममोहन साहब की टिप्पणी के बाद। क्या कहना चाहिए? मैं राममोहन साहब से एक थोड़ी सी असहमति व्यक्त करना चाहता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर सरकार की तरफ से कोई ज्यादती होती है, पुलिस फोर्स की तरफ से कोई ज्यादती होती है, या नक्सली जो जिस तरह की हिंसा वो फैला रहे हैं और उससे वहां का आम गरीब आदिवासी अगर उस हिंसा का शिकार होता है और पत्रकार इसको रिपोर्ट क्या ना करें? क्या पत्रकार जब इसको रिपोर्ट करते हैं तो अगर वो सरकार को सुविधाजनक नहीं लगता, सुरक्षा बलों को सुविधाजनक नहीं लगता, तो 4 पत्रकार आज जेल में है। अगर नक्सलियों को वो सुविधाजनक नहीं लगता तो 2 पत्रकारों की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। इस स्थिति को कौन महसूस करेगा? आज ये बड़ी सकारात्मक बात है कि राज्यसभा जैसे टेलीविजन चैनल और देश का मीडिया जो है आज इस बात को महसूस कर रहा है और बस्तर के पत्रकारों की उस दहशत को एजेंडा पर रखा गया है। ये हम सबके लिए बड़ी एक सकारात्मक बात है, वरना बस्तर का पत्रकार बहुत लंबे समय से इन स्थितियों का सामना कर रहा है। जी, सच्चिदानंद उपासने, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं सर? ये जो यहाँ स्टूडियो में जो हमारे मेहमान हैं वो अपनी बात उन्होंने कही, वो आपने सुनी। सर, आपके राज्य की राजधानी से रुचिर गर्ग जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं वो स्वयं ये बात कह रहे हैं। तो क्या आखिर ऐसा है जो छत्तीसगढ़ में इस तरह का माहौल है जहां आप लोग गवर्नेंस के स्तर पर चीज़ों को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं? तो क्या ये माना जाए कि आप मानते हैं कि लोकतंत्र गैर जरूरी हो गया है छत्तीसगढ़ में? नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। जितना लोकतंत्र छत्तीसगढ़ में है और पत्रकारों के लिए जितनी स्वतंत्रता और निष्पक्ष पत्रकारिता यहाँ पर है जी, मैं मानता हूँ कि कहीं होगा जो एक पत्रकारों का एक इस प्रकार का जो वैचारिक आंदोलन चलता है, इस वैचारिक आंदोलन में कहीं न कहीं जो पत्रकारों के बीच में विभेद उपासने साहब माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हमें बहुत अच्छी नहीं आ पा रही है। कोई टेक्निकल फॉल्ट है सर, हम फिर आपसे कनेक्ट करेंगे और आपसे बात करेंगे। लेकिन आप विनोद कुछ कह रहे थे इस बारे में। देखिए, आपने जो सवाल उठाया कि कानून और संविधान की बात, तो वही संविधान तो मुझे भी अधिकार देता है कि मैं अपनी अभिव्यक्ति कर सकूं। तो पत्रकारों की अभिव्यक्ति का क्या वो संविधान उसकी रक्षा नहीं करता है? वो भी करता है। और जब ये सवाल आप उठाते हैं कि जो कानून के खिलाफ है तो फिर वो देशद्रोही है, वो देश के खिलाफ है। यही एक वाक्य है जो ब्रह्म वाक्य बन गया है। एक पत्रकार बस्तर जाता है और वो पुलिस अधिकारियों से मिलना चाहता है, पुलिस अधिकारी उसको फोन पर मैसेज करता है कि आप राष्ट्रवादी और देशभक्त नहीं हैं, इसलिए मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। जी, मैं अगर कुछ लिखता हूं और वो अगर आपको सुविधाजनक नहीं लगता तो आप कहते हैं कि साहब हम जो लड़ रहे हैं आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए आप जो है देशद्रोही
किस्म के पत्रकार हैं। लेकिन राममोहन साहब सिर्फ संविधान की बात कर रहे हैं, किसी अफसर के किसी इच्छा या उसके अपने विम्स की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं संविधान। मैं वही कह रहा हूँ उर्मिलेश जी कि जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं उसको अपनी सुविधा से इस्तेमाल करना, उसके सुविधा से इस्तेमाल करना वो राज्य सरकार के अधिकारी बहुत खूबी से कर रहे हैं। विनोद, एक अंतराल अभी हम लेते हैं और जब अंतराल के बाद लौटेंगे तो जो सवाल राममोहन साहब ने उठाए, आप जो उठा रहे हैं, रुचिर जो उठा रहे हैं, हम फिर उस पर एक सिलसिला चलाएंगे बातचीत का। एक अंतराल। मीडिया मंथन की आज की चर्चा के अंतराल के बाद हम अपनी बात को केंद्रित करेंगे, क्या स्पेसिफिक ऐसा है, क्या एक खास ऐसा है जो मीडिया परिदृश्य छत्तीसगढ़ का देश के दूसरी कॉन्फ्लिक्ट जोन से अलग करता है? कोई गुणात्मक फर्क है क्या? विनोद वर्मा, आप लोगों ने जो ये रिपोर्ट एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की दी है, बेशक एक बड़ी पहलकदमी है, एक बड़ा इनिशिएटिव है, लेकिन इसमें जो ओनरशिप कैरेक्टर है खासकर छत्तीसगढ़ में मीडिया का, उस पर रोशनी कम डाली गई है, जबकि समस्या कहीं ना कहीं मीडिया की ओनरशिप कैरेक्टर से भी जुड़ी हुई है। दूसरी बात, इस बात पर भी ज़्यादा तवज्जो इस बात को नहीं दी गई है कि जो वहाँ मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उसमें बस्तर से लेकर के और तमाम जो इलाके हैं, खासकर आदिवासी इलाके, उन इलाकों के कितने लोग हैं? मेरा मतलब है आदिवासी कितने हैं पत्रकारिता में? क्या वो अगर नहीं है तो वहाँ के लोगों के साथ जो संवाद है, सूचना का जो प्रवाह है, उसको कैसे व्यक्त किया जा रहा है, मीडिया में कैसे वो चीज़ें आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी रिपोर्ट ये चीज़ें दर्ज नहीं हैं। क्या देखते हैं? फौरी तौर पर हमारे सामने तो एक ही मुद्दा था कि वहाँ पत्रकारों पर जो हमले हुए हैं हाल फिलहाल, उनका आकलन किया जाए। तो हमने उसमें एक चीज़ और जोड़ी कि वहाँ पत्रकारों पर जो हो रहे हमले हैं, उसके अलावा पत्रकारिता की क्या स्थिति है, इस पर एक बड़ी रिपोर्ट होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। पर जो हमने देखा, जिसका जिक्र हमने रिपोर्ट में किया है, वो बस्तर का दुर्भाग्य है, और ये बहुत सारे आदिवासी इलाकों के लिए देश में लागू हो सकता है कि जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ एक भी आदिवासी पत्रकार नहीं है। तो जो पीड़ित पक्ष है, जो आदिवासी है हर हाल में, उसकी भाषा बोलने समझने वाला कोई नहीं है। तो एक पत्रकार जब वहाँ रिपोर्ट करने जाता है तो या तो उसके को दुभाषिए की ज़रूरत पड़ती है या उसको टूटी फूटी भाषा में वो चीज़ समझ में आती है। तो जो पीड़ित पक्ष है उसकी बात तो कोई समझ नहीं रहा, ना पुलिस समझ रही है, ना पत्रकार समझ रहा है, ना प्रशासन समझ रहा है। तो आदिवासी नेता हैं वो इतने निचले स्तर पर हैं कि उनकी आवाज़ ही नहीं सुनी जा रही। तो क्या ये बहुत दिलचस्प सिनेरियो है मिस्टर राममोहन की कश्मीर में जो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है भारत में, जो नॉर्थ ईस्ट के कई इलाके कॉन्फ्लिक्ट जोन कहे जाते हैं, उन इलाकों में वहाँ का मीडिया या वहाँ के पत्रकार कम से कम उन इलाकों से आते हैं या उनकी भाषा बोलते हैं, उनकी एथनिक कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक बहुत दिलचस्प ये वाकया है या सिनेरियो है कि वहाँ का पत्रकार वहाँ की भाषा नहीं बोलता, वहाँ की एथनिक कम्युनिटी से नहीं आता, यानी कोई ट्राइबल, कम से कम रेगुलर जर्नलिस्ट आमतौर पे नहीं है वहाँ, ऐसा बताया गया है। कैसे देखते हैं इस पहलू को? क्या यह भी फर्क डाल रहा है बहुत सारी चीज़ों को? मैं पत्रकार के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने बहुत सेमिनार अटेंड किया ये नक्सल के इशू के ऊपर। मेरा पॉइंट एक ही चीज़ है, जब पब्लिक बंदूक उठाते हैं, इमीडिएटली सवाल पूछना चाहिए जो सिविलियन आदमी है कि क्यों बंदूक उठाया, क्योंकि उसके ऊपर अन्याय हुआ है। वो अन्याय क्या है, उसको निकालने से वो बंदूक छोड़ देगा। आदिवासी लोगों में बेचारा का एजुकेशन है ही नहीं, इसलिए कोई जर्नलिस्ट बन के वहाँ जाके रिपोर्ट नहीं किया। लेकिन कितने प्रोफेसर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी से इसके बारे में बोलते रहते हैं। वो एक लेडी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, नंदिनी सुंदर। हम दोनों एक साथ बैठ के ये कितने ऐसे डायलॉग में एग्री किया है। उनके जैसे कितने लोग हैं जो बोल रहे हैं। कानून कहाँ से तोड़ते हैं? कानून जब तोड़ते हैं तभी तो आदमी बंदूक उठाएगा। रुचिर गर्ग, आप हमारी बात सुन रहे हैं? जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। ये एक पहलू उभर कर आया, विनोद वर्मा भी इस बात को मान रहे हैं कि बस्तर के इंटायर क्षेत्र में कोई आदिवासी रिपोर्ट करने वाला नहीं है, खासकर रायपुर से छपने वाले अखबारों को, दिल्ली से चलने वाले चैनलों को या मुंबई से निकलने वाले अखबारों को।
कि भाई बस्तर के क्षेत्र में हो क्या रहा है, उनकी भाषा को समझने वाला, उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को ग्रहण करने वाला, ये इस सिनेरियो का क्या फर्क पड़ा है, ये जो परिदृश्य है वहाँ क्या फर्क डालता है मीडिया में? देखिए, इसमें दो बिंदुओं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। एक तो ये है कि एक आदिवासी जो है वो ऐसा था, नौजवान आदिवासी जिसने मीडिया की पढ़ाई की, जो वहाँ जर्नलिज्म करने के मकसद से वो दिल्ली तक भी गया, लेकिन वो जो है गिरफ्तार किया गया। वो सोनी सोरी का वो रिश्तेदार भी था। जी जी जी, लेकिन वो कुछ एक्टिविस्ट जो थे उनके संपर्क में भी था, और उसको एक तरह से ये ब्रांडिंग हुआ कि ये तटस्थ पत्रकार नहीं हो सकता, ये रेगुलर पत्रकार नहीं हो सकता, तो अंततः उसकी पत्रकारिता का कोई करियर जो है वो खत्म हो गया, वो पनप नहीं पाया। दूसरी बात ये आपने सही कही है कि आदिवासियों में से कोई भी पत्रकार, रेगुलर जर्नलिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, वो नहीं हुआ। लेकिन वहाँ जो पत्रकार जो काम कर रहे हैं वो वहीं ऐसे ढेर पत्रकार हैं जिनका जन्म वहीं हुआ, जो आदिवासियों की बोलियों को समझते हैं, महसूस करते हैं, उनके मुद्दों को भी जानते समझते हैं, और उसको मुद्दा बनाते भी हैं अपनी पत्रकारिता का। पर एक आदिवासी का पत्रकार होना और एक आदिवासियों की बोली को समझने वाला, वहां जन्म लेने वाले का पत्रकार होना, इसका जो फर्क है ये जरूर हम महसूस करते हैं। अगर आदिवासी कोई पत्रकार होता तो वो शायद जल जंगल जमीन के उसके मुद्दों को बिल्कुल अपने नजरिए से वो उसको प्रस्तुत कर सकता था। उपासने साहब, हम आपसे फिर सर ये जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो स्थितियां हैं, जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि वहां 3 ही तरह के पत्रकार नजर आते हैं। एक वो जो स्ट्रांगली प्रो गवर्नमेंट हैं, दूसरे वे जो सरकार के समर्थक तो हैं लेकिन उतने नहीं हैं, और तीसरे वे जो प्रो माओइस्ट हैं। पत्रकारिता के पक्ष में खड़ा पत्रकार वहां क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है, वो सरवाइव क्यों नहीं कर रहा है, यानी स्वतंत्र पत्रकारिता क्यों नहीं वहां पर अपना वजूद बना पा रही है? सर, ये हम आपसे समझना चाहते हैं। देखिए, किसी ने रोका नहीं है स्वतंत्र पत्रकारिता करने के लिए, कोई बंधन भी नहीं है, न कोई ऐसा कोई कानून बना है कि आप स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं। आप बिहार बस्तर के सुदूर अंचल तक जा सकते हैं, सारी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और उसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन यह है कि जो वहाँ के प्रशासन के नियम हैं, उन नियमों के अंतर्गत अनुमति लेकर वहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन सर माफ कीजिएगा, मैंने जगदलपुर से खबरें देखी और सुनी है, पूरे देश ने सुनी है कि मालिनी सुब्रमण्यम scroll.in के लिए रिपोर्ट करती हैं, और अगर वो रिपोर्ट करती हैं तो उनके घर पे 25 लोग 30 लोग जाकर के पत्थर बरसाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बस्तर से बाहर भाग जाओ। नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि पत्रकार मान्यता प्राप्त पत्रकार है, किस ग्रुप का है, किस मैनेजमेंट से है, इस सारी बातों की जानकारी पत्रकार के नाम पर कोई इस प्रकार की गतिविधियां तो नहीं होगी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया है, और नक्सलाइट किसी भी प्रकार की कार्यवाही वहां पर करके सरकार को और प्रशासन को जनता के बीच में इस प्रकार का वातावरण निर्माण करने का भी षड्यंत्र कर सकते हैं कि जिस प्रकार की परिस्थितियां वहां पर युद्ध की चल रही हैं। लेकिन सर, ये कौन तय करेगा, ये कौन तय करेगा कि कौन पत्रकार है, कौन पत्रकार नहीं है? पत्रकार है नहीं सर, एक सुदूर जो है वो बिहार वहां तक जाती है, नक्सलाइट एरिया तक, वहां सारी रिपोर्टिंग करती है, शासन का भी विरोध करती है और नक्सलियों के बारे में भी बताती है, तो उनको कोई रोकता नहीं है, सारा टीवी में दिखाया जाता है। सर संतोष यादव, सर उपासने जी एक सेकंड, सर आप वहां तक जाकर सारी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उपासने जी मेरी बात सुनिए प्लीज। संतोष यादव नाम का एक पत्रकार जो नवभारत अखबार के लिए लिखते हैं, नवभारत ने कंफर्म किया है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को कि वो उस अखबार के लिए लिखते रहे, रिपोर्ट करते रहे। आपकी सरकार तो शुरू में आपकी सरकार ने कहा कि वो पत्रकार ही नहीं है, लेकिन वो जेल में है, तो जेल में मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनके खिलाफ कोई मामला है, उस मामले को पब्लिक किया जाता, क्या मामला है, लेकिन सीधे जेल भेज देना किसी पत्रकार को, ये क्या बताता है? देखिए, कोई बिना कारण के जेल नहीं जाता है, ये कोई आपातकाल नहीं है कि आपको बिना कारण जेल में शिक्षों में डाल दिया जाए। उसका आपको चालान देखना पड़ेगा, उसकी पुलिस की रिपोर्ट देखना पड़ेगा कि आखिर क्यों उसको जेल भेजा गया है। केवल पत्रकार होना ये प्रमाण नहीं हो जाता कि उसको जेल नहीं जा सकता। जी, मैं विनोद वर्मा से पूछ लेता हूं सर, कि वो अपराध नहीं करता है। पत्रकार होना ये नहीं हो जाता कि वो किसी प्रकार की नक्सलियों के बारे में कोई उसकी कोई भूमिका क्या है। जी, ये बातें जो है केवल ये कह देने से कि पत्रकार है इसलिए उसको क्यों अंदर कर दिया गया, नहीं, आखिर उसकी तहकीकात तक भी जाए कि आखिर वास्तव में
उसको क्यों अंदर किया गया है? जी हमारे इसके पास पीछे क्या कारण है? उपासने साहब, अब हम फिर आपके पास आएंगे। विनोद वर्मा, जो मिस्टर उपासने कह रहे हैं, कैसे आप देखते हैं? आप तो वहां से घटनास्थल से देखिए, लौटे हैं। ये सरकार का खेल है। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार है। आप जिला स्तर से नीचे जाके अधिमान्यता देते नहीं हैं। आप तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जाकर पत्रकारों को अधिमान्यता देते नहीं हैं, क्योंकि आपके कानून में आपने जो नियम बनाए हैं उसमें लिखा नहीं है कि अधिमान्यता उनको देंगे, तो आपने एक तरह से खारिज कर दिया। अब बस्तर जैसे इलाके में जब जिले से आप दूर निकलेंगे तो आपको पत्रकारिता करने के लिए कौन लोग मिलेंगे? जो तहसील पर हैं, ब्लॉक पर हैं, गांव के स्तर पर हैं, वो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, वो लोग खबर भेज रहे हैं, वो प्राथमिक स्रोत हैं हमारे। संतोष यादव का जो मामला है, संतोष यादव ने हमको ये भी कहा है कि उनको पुलिस अफसर ने 5,000 रुपए दिए और कहा नक्सलियों के बारे में हमें खबर दो। जब मैंने नहीं दिया तो मुझे बुलाया, कपड़े उतार के 3 दिन नंगे करके पीटा थानेदार ने, मेरी खबरों पर आपत्ति की उसने। और अब आप कहते हैं कि वो प्रो नक्सली था। हमको गृह सचिव कहते हैं कि साहब हम किसी जर्नलिस्ट का फ़ोन टैप नहीं कर रहे हैं, वहाँ हर पत्रकार जो है वो फ़ोन टैप हो रहा है। फिर हमको जगदलपुर का कलेक्टर कहता है कि वो उनका फ़ोन सर्वेलेंस में था, संतोष यादव का हमारे पास रिकॉर्ड है। तो जब आप लेकिन होम सेक्रेटरी आप हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, जगदलपुर का कलेक्टर कहता है कि हमारे पास सर्वेलेंस के रिकॉर्ड है। जी नितिन, मैं ये बिल्कुल, हम कार्यक्रम के अंत में हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि जो हालात हैं छत्तीसगढ़ में, जैसा कि ये रिपोर्ट बताती है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, ये राज्यसभा टीवी की फाइंडिंग नहीं है, ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की फाइंडिंग है। वो बताती है कि वहाँ पे अनेक ऐसे लोग हैं जो अखबार चला रहे हैं, लेकिन जो अखबार में काम करने वाले लोग हैं उनसे पत्रकारिता का जो काम है उसको लेने के लिए वैधता उनकी नहीं, जैसे कार्ड नहीं लोगों को दिए गए हैं। ये भी है। कई पत्रकार जो बहुत दुरूह क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको भी कार्ड नहीं दिया गया है। कोई एजेंट बन के काम कर रहा है, कोई अंशकालिक संवाददाता बन के काम कर रहा है। अब ऐसे हालात में जब मिनिमम प्रोफेशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीडिया हाउसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कैसे कोई जर्नलिज्म सर्वाइव करेगा और कैसे वो बेहतर करेगा? इसमें 2 पहलू हैं। एक कि कार्ड होना चाहिए, ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, पत्रकार अच्छा काम कर सके, वो एक पहलू है। दूसरा, अगर ये नहीं भी हो रहा है, सरकार का फिर भी फर्ज बनता है कि वो कानून को फॉलो करे। आदमी अगर काम कर रहा है, खबर ला रहा है, चाहे मेरे पास कार्ड है कि नहीं है, अगर मैं खबर ला रहा हूं और संवैधानिक तौर पे कर रहा हूं अपना काम, सरकार का कोई हक नहीं बनता कि पकड़ के 3 दिन जेल में डाल दे, पीट दे, बाहर निकाल दे, फोन सर्वेलेंस में डाल दे। ये तो कहीं कानून में नहीं ना। चाहे मैं आम सिटीजन हूं, चाहे मैं पत्रकार हूं, चाहे मैं आधा पत्रकार हूं या पूरा पत्रकार हूं, सरकार के पास ये हक नहीं है। रुचिर, उस बात पे एक बात मैं बोलूंगा, फिर आगे चलते हैं कि जब प्रवक्ता को किसी पार्टी के बोलते हैं, सच्चाई से इतना दूर नहीं जाना चाहिए कि वो हास्यास्पद हो जाए। मतलब थोड़ा करीब रहना चाहिए। 10% 20% हम लोग अलाउ करते हैं, पत्रकार लोग भी, लेकिन इतना दूर नहीं जाना चाहिए कि आप 4 हम 4 बैठ के हंसने शुरू कर दें कहीं पे। रुचिर गर्ग, बिल्कुल अंत में हम आपसे समझना चाहते हैं कि देखिए, आपके प्रदेश में या देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी स्थितियां हैं कि जो ओनरशिप है मीडिया में, उसमें अखबार चलाने वाले, चैनल चलाने वाले, कोई खदान वाला है, कोई दुकान वाला है, कोई सरिया वाला है, कोई सीमेंट वाला है, तो कोई गोदाम वाला है, लेकिन उनको लेकर वहां पर कोई समस्या नहीं है। तमाम तरह के धंधे चल रहे हैं अखबार और चैनल के नाम पर, लेकिन पत्रकार मारा जा रहा है। उसकी रक्षा के लिए, उसके कवच बनाने के लिए कोई काम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मैं अपने मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के रूप में तो मैं ये बताता हूँ। नहीं, मैं आपके लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपके एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं पूछ रहा हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि दरअसल कानून में इस बात की रोक नहीं है कि कोई शराब वाला या कोई ठेकेदार जो है वो पत्रकारिता ना करे। तो वो पत्रकारिता कर रहा है और उसकी जो बुराइयां हैं, वो जिस तरह से अपने हितों का संरक्षण करता है अपने व्यवसायगत कारणों से, तो उसकी बुराइयों को तो हम झेल ही रहे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। क्या ये विरोध, एक बड़ी समस्या ये नहीं है कि आप पत्रकार को, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पैसा नहीं देते, आप उसको ठीक से वेतन नहीं देते, उसको पारिश्रमिक नहीं देते, उसको कार्ड नहीं देते, उसको सुरक्षा नहीं देते? कम से कम जो आपके कार्ड देने से एक सुरक्षा बनती है, इसके बावजूद आप उससे बहुत सारा काम चाहते हो, उससे ऐसे काम चाहते हो जो पत्रकार का काम नहीं है। क्या आप एडिटर्स गिल्ड का ये फर्ज नहीं बनता कि वो इस बड़ी बहस को, इस बृहत्तर समस्या को
अपनी बहस में, अपने डिस्कोर्स में सामने लावे? अगर आप हमारी रिपोर्ट ध्यान से पढ़ें तो उसमें एक लाइन हमने लिखी है कि ये जो पत्रकारिता की स्थिति है इस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की ज़रूरत है। आपकी बात पर मैं एक वरिष्ठ संपादक ने जो मुझसे कहा इस फैक्ट फाइंडिंग टीम से, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अखबार मालिक को तमाम तरह की सुविधाएँ चाहिए, सरकार उनको तमाम तरह की सुविधाएं देगी, ज़मीन देगी, उनको विज्ञापन देगी, उसको ठेके देगी, उसको सुविधा देगी, और फिर आप कहेंगे कि पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए और वो ईमानदारी से काम करेगा। उसी मालिक के लिए जिसको तमाम तरह की सुविधाएं चाहिए, उसके लिए वो अपने पत्रकार को कितनी ईमानदारी से काम करने देगा, ये एक सवाल है जो इस पर विस्तृत चर्चा की ज़रूरत है इस देश में। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ जैसे जगहों पर वहाँ के पत्रकारों को एक प्रोफेशनल स्किल, उनके विकास की ज़रूरत है। साथ में उनका हर तरह से उनकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन साथ में यह भी होना चाहिए कि कैसे जो देश के बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ अपने रेगुलर स्टाफर नियुक्त करें, अच्छे वेतन के साथ, अच्छी सुरक्षा के साथ, जिससे उनके पास साहस हो कि वो किसी भी मुसीबत में, किसी भी चैलेंज में सामने खड़ा हो सकें। आप लोगों की चर्चा से कम 2 बातें उभरती हैं। पहली ये कि राज्य के कुछ हिस्सों के कॉन्फ्लिक्ट जोन में तब्दील होने से पूरे राज्य में असामान्य माहौल बन गया है। मीडिया का बड़ा हिस्सा अपनी स्वतंत्र और वस्तुगत भूमिका तलाशने और निभाने के बजाय स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ नत्थी सा हो गया है। स्वतंत्र ढंग से काम करने के इच्छुक पत्रकारों के सामने अस्तित्व का संकट है। इससे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बट्टा सा लगा है। दूसरी बात यह कि मीडिया का वर्चस्वधारी तबका, खासकर मालिकान और कुछ प्रभावशाली पत्रकार भी निहित स्वार्थों के साधक से बन गए हैं। संपादक नाम की संस्था खत्म सी है। मुझे लगता है कि ऐसे हालात में बड़े मीडिया समूहों, प्रेस काउंसिल, एडिटर्स गिल्ड और मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाओं को बड़ी पहल करनी होगी। सरकारी नियंत्रण वाली किसी कमेटी के बजाय स्वतंत्र किस्म की प्रेस निगरानी समिति, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, देश के कुछ गणमान्य बौद्धिक और मीडिया उद्योग से जुड़े लोग भी हो सकते हैं, कि गठन जैसी पहल से बात आगे बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि ऐसे समाज में सूचना का स्वतंत्र प्रवाह आम लोगों और शासन दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। इन शब्दों के साथ आज की चर्चा का यहीं समापन करते हैं। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।